एम्स के डॉक्टर योग से अल्जाइमर के इलाज पर शोध करने में जुटे हैं। 3 वर्ष तक ये शोध चलेगा। वैसे एम्स के डॉक्टरों को उम्मीद है कि योग माइल्ड अल्जाइमर के इलाज में मददगार होगा और योग की मदद से अल्जाइमर की हल्की बीमारी को आगे चलकर गंभीर बीमारी में तब्दील होने से रोका जा सकेगा। लेकिन शोध का परिणाम आने के बाद ही एम्स के डॉक्टर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग और एनाटमी विभाग के डॉक्टर मिलकर ये शोध कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि उम्र बढ़ने का असर शरीर के हर हिस्से पर होता है। मस्तिष्क भी इससे अछूता नहीं है। इस वजह से लोगों को भूलने की समस्या होने लगती है। अल्जाइमर की शुरुआत हल्के लक्षणों के साथ होती है, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। उम्र बढ़ने के साथ बीमारी गंभीर हो जाती है। ये डिमेंशिया बीमारी के करीब 70% मामलों का कारण बनता है। न्यूरोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ. मंजरी त्रिपाठी ने बताया कि डिमेंशिया की हल्की बीमारी से पीड़ित 25% मरीजों की बीमारी हर वर्ष गंभीर डिमेंशिया में तब्दील हो जाती है। जेनेटिक कारणों के साथ साथ गलत जीवन शैली भी इस बीमारी का कारण बनता है। स्टेज पे हम उसको बढ़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयों की स्टडीज़ हुई जो फेल हुई अभी तक। जैसे जो दवाई हम डिमेंशिया में यूज़ करते हैं वो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में ट्राई हुई हैं, पर अभी तक उनमें से कोई भी सक्सेसफुल ट्रायल नहीं हुई है कि ये दवाई लो और इससे माइल्ड से मेजर नहीं होगा। तो दवाइयों के स्टेज पे अभी रिसर्च जारी है। पर हम जानते हैं कि जो डिमेंशिया है या मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो एक ही चीज़ से ठीक हो। हाँ, इसका फाइनल डिफेक्ट हमको पता है कि जो एसिटाइलकोलिन होता है, वो मेमोरी केमिकल होता है, वो कम हो जाता है, तो उसको हम दवाइयों से हम रिप्लेनिश करते हैं, एसिटाइलकोलिन जो बढ़ाती है दवाइयों से। पर उस लेवल पे पहुंचा कैसे, वो केमिकल कम कैसे हुआ, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है कि हो सकता है इससे हो सकता है इससे हो सकता है इससे हो। तो क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी जीवन शैली में है, और जो जीवन शैली में है वो पाया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अपना मोटापा, या फिर बैठना बहुत लंबे समय तक हम बस बैठ ही रहे हैं और हम खड़े नहीं हो रहे हैं, फिज़िकली एक्टिव नहीं है, कुछ भी अपने पैरों पे हाथ से नहीं कर रहे हैं। तो ये एक है सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, टीवी के सामने बैठ जाना, जो आप लोगों का सबका काम है, सॉरी, बट वो भी बढ़ाता है डिमेंशिया को। फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ भी अमाउंट में अल्कोहल बढ़ाता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी स्ट्रेस टॉक्सिक हो, टॉक्सिक। अब स्ट्रेस अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो होता है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का तो पक्का एस्टैब्लिश्ड है। कैसे पाया गया है? जो बॉक्सिंग करते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं यूएस में, जिनके सर पे हमेशा चोट लगती है, तो चोट लगती है पर बेहोश नहीं होते वो, चोट लग रही है बॉक्सिंग में या फिर खेलने में, तो उससे ब्रेन के अंदर माइक्रो हेमरेजेस होते हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है। एक पिक्चर आप सबको देखनी चाहिए, वो कंकशन में ये दिखाया गया है कैसे एक डॉक्टर ने पकड़ा गए थे जो रिटायर्ड फुटबॉल प्लेयर्स थे या बॉक्सिंग प्लेयर्स थे, और उनको कैसे डिमेंशिया होता था, और उसने बताया कि ये रिस्क है। अमेरिकन सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे खेलने से ये हो सकता है। अब एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसने दिखाया पैथोलॉजी में भी, जो ब्रेन का ऑटोप्सी में हम देखते हैं कि इनके वर्सेस जो नॉन फुटबॉल प्लेयर्स हैं, कितना ब्रेन में डिजनरेशन हुआ, कितना माइक्रो हेमरेज हुआ। तो टॉक्सिक स्ट्रेस फिजिकल मतलब जैसे सर पे चोट लगना, तो टॉक्सिक स्ट्रेस एक हो गया फिजिकल स्ट्रेस। एक होता है टॉक्सिक स्ट्रेस मेंटल। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस हर एक की ज़िंदगी में है और होना भी चाहिए। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, हम शायद बिस्तर से उठ के काम भी ना करें। तो स्ट्रेस, मिनिमल स्ट्रेस इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कैटरपिलर को भी बटरफ्लाई बनने में थोड़ा बहुत स्ट्रेस, उसको ककून जिसमें है उसको तोड़ना पड़ता है। तो उतना स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जिसमें हम अडेप्ट कर लें और उसके साथ हम चलें, वो अलाउड है। पर कई बार वर्क एटमॉस्फेयर में या हमारी दिनचर्या में या जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर हम अपनी एग्जाम्पल लें, पर्टिकुलरली वुमेन जैसे नर्सेज वगैरह हैं, सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर आना, तो उनका जो फिजिकल तो होता ही है पर मेंटल स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि काम का प्रेशर, घर का प्रेशर। तो ऐसे अन्य, मैंने तो उदाहरण दिया है, पर ऐसे मेंटल स्ट्रेस हो सकता है किसी को हो रहा हो जो टॉलरेट ना हो रहा हो या एडजस्ट ना हो रहा हो, या फिर उसके साथ हम अडेप्ट ना कर पा रहे हो। इस चीज़ को हम बोलते हैं रेजिलियंस। मतलब हम लचीले हैं, हम फिजिकली भी लचीले हैं अपने मतलब मूवमेंट में, या फिर माइंड में भी हम फ्लेक्सिबल हैं। किसी भी 1 मिनट स्ट्रेस हुआ, उसको भूल के पीछे फेंक के बोरा हम आगे बढ़े, ऐसा नहीं होता है। कई बार वो बोरा हम उठा के चलते हैं और वो स्ट्रेस हमारे माइंड में बार बार घूमता है, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस होता है। तो वो भी प्रूवन है
स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन एक होता है, उसको बढ़ाता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, जो हमारी मेमोरी की जो ऑर्गन है ब्रेन में, हिपोकैम्पस, उसकी साइज़ को वो श्रिंक कर देता। माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर बोलिए, तो जब ये मेजर में जाता है तो इसको हम डिमेंशिया बोलते हैं या फिर मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। आजकल की टर्मिनोलॉजी है मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, माइल्ड में आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, आपको पता है आप भूल रहे हैं, आपको पता है आपको रास्ते याद नहीं हैं, आपको पता है आप हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहे हैं, पर उसके लिए आप किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं हुए हैं या किसी के लिए बर्डन नहीं बने। वेरएज़ डिमेंशिया में ये भी होता है, इसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, जैसे याददाश्त के साथ हो सकता है रास्ते भूलना जुड़ जाए, या याददाश्त के साथ हिसाब किताब में भूल करना हो जाए, या याददाश्त के साथ बिहेवियर में चेंज आ जाए, सोशल फंक्शनिंग में कैसे हमने अपनी सोसाइटी में फंक्शन करें उसमें चेंज आ जाए, और उसके साथ आप किसी के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। मतलब यू बिकम डिपेंडेंट ऑन योर डेली एक्टिविटीज़। किसी को देखना पड़ेगा, अच्छा कुछ सामान खरीदने गए हैं, पैसा तो नहीं भूल के आ रहे हैं, चेक करेंगे आपका अकाउंट जब आप वापस आएंगे कि पिछली बार 30 रुपये कम लाए थे तो इस बार तो नहीं कम लाए। तो somebody will have to pay attention to your work, to your action, तो that becomes then dementia। और वो धीरे 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 बढ़ता है जब तक वो लास्ट स्टेज में नहीं आता, जब तक हम बिस्तर पे आ जाते हैं या फिर पेशाब कर रहे हैं या फिर शौचालय, वो भी बेड पे, टॉयलेट भी बेड पे होने लगता है, खाना नहीं खा पाते, ट्यूब से खाना देना पड़ता है लास्ट स्टेज में, तो वो एडवांस्ड डिमेंशिया होता है, स्टेज 3 वाला। तो हम जो रिसर्च है वो मोस्टली ये ढूंढने में लगी हुई है कि ये जो माइल्ड स्टेज से जो मेजर में जाते हैं, हर कोई नहीं जाता, 25% जाते हैं। मतलब अगर 100 आपके माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के पेशेंट हैं, माइनर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के, उसमें से 25% एनुअली हर साल प्रोग्रेस करेंगे मेजर में। तो क्या अच्छा, आज हमने ये जो प्रेस मीट बुलाई थी, इसका मेन एम ये था कि हम लोगों को आगाह करें कि मेमोरी डिफेक्ट्स, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अल्जाइमर्स डिजीज़ बहुत बढ़ रहे हैं और इनका बहुत कोरिलेशन हमारे लाइफस्टाइल से है। कम सोना, सारा वक्त ऐप्स पे रहना, फास्ट फूड डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये कई ऐसी जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जिनके कारण ये होता है। परंतु हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड डाइट, इन्फ्लेमेटरी डाइट, ट्रांस फैट, सॉल्ट, शुगर ज़्यादा खाने से देखा गया है कि ये मेमोरी डिफेक्ट्स बढ़ गए हैं। और दैट इज़ वाई इनके लिए ड्रग्स तो हैं, बट अगर कोई चीज़ हमारे गलत रहन सहन से, गलत खाने से बढ़ रही है तो उसको करेक्ट करना भी एक माइंड बॉडी एनर्जी मेडिसिन से ही बेस्ट है, जो योगा है। तो ये हमारा मेन एम है कि इन लोगों को योगा कराया जाए, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, जैसे भ्रामरी, नाड़ी शोधन प्राणायाम, हल्की तरह से कपाल भारती कराते हैं, फिर इनको आसनास कराते हैं जितने भी वो कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो ब्रेन में बढ़े, और फिर इनसे हम ध्यान कराते हैं। और फिर हमने इनकी स्टडी होती है योगा करने से पहले, शुरू करने से पहले, और फिर योगा करने के बाद। और ये हम ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि योगा शुड बी डन डेली। जैसे हम कभी घर से नहीं निकलते ब्रश करे बिना, उसी तरह योगा को वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई चीज़ बिना पैसा खर्च करे, नो साइड इफ़ेक्ट्स, जिसका इतना फ़ायदा हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली टारगेटिंग वन सिस्टम, ये पूरे बॉडी को टारगेट करती है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट ये समझने का है कि चाहे कितनी भी डिजीज़ेज़, ये जो कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, ग्लूकोमा हो, डिप्रेशन हो, कैंसर हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, इन सभी डिजीज़ेस का एक कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज़्म पाया गया है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव तनाव, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक्सेलरेटेड एजिंग, जैसे छोटे टीलोमियर्स हो जाते हैं, ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। परंतु योगा से कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो इन सब को टारगेट कर सके, परंतु योगा इन सभी चीज़ों को टारगेट करता है। ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है, साइकोलॉजिकल तनाव कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, रिपेयर मैकेनिज़्म बढ़ते हैं। और ये देखा गया है कि ये हमारे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, हमारी एजिंग को डिले करता है, हमारे ब्रेन में ऐसे चेंजेस लाता है जिसके कारण हमारी मेमोरी बढ़ती है,
हमारी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है। तो इसको आई थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है। और अब तो साइंटिफिक बेस्ड स्टडीज़ दिखा रही हैं, ये हमारे लैब में हुई हैं यहाँ एम्स में न्यू दिल्ली में, और ये प्रूव करती हैं श्योर कि ये कितना बेनिफिशियल है इन सभी डिजीज़ में। जो मरीज का याददाश्त चले जाते हैं उसके लिए एम्स जो है, मरीज कैसे आए उसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई नंबर? हाँ नहीं, ये नंबर हम शेयर करेंगे आपके साथ, ये आपको देंगे अभी, तो वी विल शेयर दैट। और उसके बाद ये मरीज़ न्यूरोलॉजी में दिखाए डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी को, और फिर ये हमारे पास आए।